हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुनेश्वर कुमार वर्मा। सन प्राइवेट आईटीआई चंदखुरी दुर्ग से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, चैप्टर से नेटवर्किंग डिवाइस। देखते हैं नेटवर्किंग डिवाइस क्या है। सिग्नल की वास्तविक शक्ति को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब नेटवर्किंग डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। सिग्नल क्या होते हैं? एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के सिग्नल होते हैं कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेटवर्क जब भी हम बनाते हैं, किसी भी दो या दो से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट करके बनाते हैं, और उसको बनाने का उद्देश्य क्या होता है? डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिट करना या डेटा का आदान प्रदान करना, डेटा लेना या डेटा भेजना, डेटा प्राप्त करना या फिर भेजना। ठीक है, तो डेटा ट्रांसमिशन के उद्देश्य से हम नेटवर्किंग करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन होता किस फॉर्म में है? सिग्नल के फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पे सिग्नल लिखा हुआ है। सिग्नल की वास्तविक शक्ति को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। कभी भी सिग्नल भेजा जाता है तो सिग्नल कुछ दूरी के बाद जाके कुछ डिवाइसेस से गुजरने के बाद उसकी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो कई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ को, उस सिग्नल स्ट्रेंथ को वापस पहले जैसी कर देते हैं। तो इसी लाइन को यहाँ पे बता रहा है, सिग्नल की वास्तविक शक्ति को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नेटवर्किंग युक्तियों का प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जाता है। नेटवर्क में किसी भी अदर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए भी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं। नेटवर्क बनाते समय कई नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं। कुछ प्रमुख नेटवर्किंग डिवाइसेस निम्न हैं। पहला देखते हैं मॉडेम। यह मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये दो शब्द हैं जिसको जोड़ के बना है मॉडेम। MO से मॉड्यूलेशन और DEM से डीमॉड्यूलेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन शब्द से जो शब्द आपका बना है मॉडेम। मॉडेम का काम क्या है? यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। मॉडेम को हमेशा टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। जब जहाँ से भी आपकी टेलीफोन लाइन आई है वो आपके मॉडेम में लगेगी और मॉडेम से एक केबल निकल के वो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होगी। इस तरीके से टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में मॉडेम कनेक्ट होता है। तब जाके आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑपरेट कर पाते हैं, चला पाते हैं। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्यों डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्यों बदला जाता है? क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन टेलीफोन लाइन के थ्रू होना है। टेलीफोन लाइन के थ्रू होना है मतलब उसको एनालॉग फॉर्म में जाना पड़ेगा। टेलीफोन लाइन से एनालॉग सिग्नल भेजा जाएगा तो डेटा का सिग्नल के एनालॉग फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल जो भी क्रिएट होंगे, जो भी डेटा बनेगा, जो भी सिग्नल बनेगा, उसको मॉड्यूलेशन करके उसको एनालॉग में परिवर्तित करता है। फिर वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से आगे प्रेषित किया जाता है, मतलब आगे भेजा जाता है। तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। जैसे ही ये रिसीवर या प्राप्तकर्ता के पास पहुंचेगा, उसके कंप्यूटर में लगा मॉडेम इस एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में बदलकर उसको कंप्यूटर में शो करेगा। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, जिसका काम करता है हमारा मॉडेम। तो मॉडेम के यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं। मॉडेम के प्रकार क्या बताया, देखते हैं। पहला बाय मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम। यह साधारण प्रकार का मॉडेम होता है जो कंप्यूटर में स्थित ना होकर अलग से डिवाइस के रूप में होता है, जो अभी हमने बताया, हमने अभी पढ़ा, जो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में कनेक्ट होगा।
बाह्य मॉडेम कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट में एक केबल द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें स्वयं की पावर सप्लाई होती है। इसमें अलग से एक पावर सप्लाई दी जाती है। सेकंड है इंटरनल मॉडेम, जिसे हम आंतरिक मॉडेम भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के आंतरिक भाग में इंस्टॉल रहता है। यह सीपीयू के अंदर इंस्टॉल होता है। जब किसी प्रोग्राम को रन किया जाता है तो आंतरिक मॉडेम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है तथा जब प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं, एग्ज़िट करते हैं, तो आंतरिक मॉडेम अपने आप ऑफ हो जाता है। मतलब ये एक तरह से ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही कोई प्रोग्राम रन होता है ये ऑटोमेटिक ऑन होगा और उसके बंद होने पे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फिर तीसरा दिया हुआ है पीसी कार्ड मॉडेम। पीसी कार्ड मॉडेम इस प्रकार के मॉडेम को पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोर्टेबल कंप्यूटर किसे कहते हैं हम? लैपटॉप को। लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया जाता है मॉडेम को, उसे हम पीसी कार्ड मॉडेम कहते हैं। पीसी कार्ड मॉडेम एक्सटर्नल और इंटरनल मॉडेम का कॉम्बिनेशन होता है। आगे देखते हैं वायरलेस मॉडेम। वायरलेस शब्द से हम समझ सकते हैं जिसमें वायर ना हो। यह मॉडेम बाह्य मॉडेम, आंतरिक मॉडेम या पीसी मॉडेम किसी भी प्रकार का हो सकता है। बस इसमें फ़र्क क्या होगा? ये बिना वायर का होगा। अन्य सभी मॉडेम को पीसी से जोड़ने के लिए तार की आवश्यकता होती है, परंतु वायरलेस मॉडेम को बिना किसी तार के सिग्नल को भेजता या प्राप्त करता है। वायरलेस मॉडेम बिना तार के सिग्नल को रिट्रीव करता है या सेंड करता है। ठीक है, इसको किसी तार की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसे वायरलेस मॉडेम कहा जाता है। अब देखते हैं दूसरा नेटवर्किंग डिवाइस क्या बताया यहाँ पे? रिपीटर के नाम से हम समझने की कोशिश करेंगे। रिपीट करने वाला। रिपीटर के नाम में रिपीट शब्द है, जिसको पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं आप। अब देखते हैं इसमें क्या है। यह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो निम्न स्तर के सिग्नल को, लो लेवल सिग्नल को प्राप्त करके, रिसीव करके उन्हें हाई लेवल सिग्नल का बनाकर वापस भेजते हैं। रिपीटर नेटवर्किंग में लगने वाला एक डिवाइस है। ठीक है, इस प्रकार सिग्नल लंबी दूरी को बिना बाधा के तय कर सकते हैं। रिपीटर्स कमज़ोर पड़ चुके सिग्नल एवं उनसे होने वाली समस्याओं से बचाता है। रिपीटर का प्रयोग नेटवर्क में कंप्यूटर को एक दूसरे से केबल जोड़ने वाले केबल की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। इसकी उपयोगिता सर्वाधिक उस समय होती है जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए काफ़ी लंबी केबल की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसा कि हमने नाम को समझा, रिपीटर, रिपीट करने वाला। तो और इसमें आगे क्या लिखा है? लो लेवल सिग्नल को प्राप्त करके उसे हाई लेवल का बनाकर वापस भेजता है। मतलब कोई सिग्नल यदि ट्रैवल कर रहा है तो वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है रिपीटर जो उसकी स्ट्रेंथ को वापस पहले जैसा कर देता है, और वापस भेज देता है। तो इससे क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाता है और फिर अच्छे तरीके से ट्रैवल करके डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच पाता है। इसमें लिखा हुआ है बहुत दूरी तक बिना बाधा के पहुंच जाता है। जब लंबे डिस्टेंस के डिवाइसेस हैं आपस में कनेक्टेड, तो ऐसे डिवाइसेस के बीच में रिपीटर को जोड़ा जाता है, जिससे कि सिग्नल की स्ट्रेंथ बिना कम हुए वो डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच सके, जिससे डेटा ख़राब होने की संभावना भी नहीं रहती। आगे देखते हैं। अब आता है एक नेटवर्किंग डिवाइस हब का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां नेटवर्क की सारी केबल मिलती हैं। मतलब
नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर, जितने भी डिवाइसेस जोड़े जा रहे हैं, सब के केबल का दूसरा सिरा एक डिवाइस पर आके जुड़ता है। उस डिवाइस को हम कहते हैं हब। ये एक प्रकार का रिपीटर होता है। इसमें नेटवर्क चैनल को जोड़ने के लिए पोर्ट्स लगे होते हैं। नेटवर्क चैनल को जोड़ने के लिए पोर्ट्स लगे रहते हैं। सामान्यतः एक हब में 4, 8, 16 अथवा 24 पोर्ट लगे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके लैब में ये हब लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त हब पर प्रत्येक पोर्ट के लिए एक इंडिकेटर लाइट होती है, एलईडी लाइट। जब पोर्ट से जुड़ा कंप्यूटर ऑन होता है तब लाइट जलती रहती है। हब में कंप्यूटरों को जोड़ना अथवा हबों को आपस में जोड़ना या हटाना बहुत सरल होता है। यह बड़े हब में लगभग 24 कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। इससे अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक अतिरिक्त हब का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक हबों को आपस में जोड़ने को डेज़ी चेनिंग कहते हैं। अब देखिए हब को समझते हैं। हब एक ऐसा डिवाइस है जो सारे कंप्यूटर से आए हुए नेटवर्क केबल को एक जगह पे जोड़ता है। इसमें छोटे हब में 4, 8 पोर्ट भी हो सकते हैं और सामान्यतः 16 अथवा 24 पोर्ट होते हैं, जिसके थ्रू 24 कंप्यूटर आपस में एक नेटवर्क में जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हब पर प्रत्येक पोर्ट के लिए एक इंडिकेटर, जब भी जिस पोर्ट पे भी जो मशीन लगी है उस मशीन के ऑन होते ही उस पोर्ट से लगा हुआ इंडिकेटर ऑन हो जाता है। मतलब वो ये इंडिकेट करता है कि नेटवर्क का कौन सा मशीन ऑन है और कौन सा मशीन ऑफ है, इसलिए वो इंडिकेटर उस पर लगाया जाता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है हब में कंप्यूटर को जोड़ना अथवा हबों को आपस में जोड़ना या हटाना बहुत सरल होता है, क्योंकि सारे कंप्यूटर सिर्फ एक केबल के थ्रू, जिसमें एक कनेक्टर होता है, लैन कनेक्टर होता है जो RJ45 हो सकता है, उसी के थ्रू जुड़े होते हैं। तो यदि आप वो RJ45 कनेक्टर निकाल देते हैं तो जिससे लैन केबल डिस्कनेक्ट कर देता है आपके उस कंप्यूटर को। लैन केबल निकल गया मतलब आपका वो कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यदि कोई दूसरा कंप्यूटर जोड़ना है तो उससे आए हुए लैन केबल के कनेक्टर को आप पोर्ट में लगा दीजिए, वो नेटवर्क पे आ जाएगा। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी कंप्यूटर को जोड़ना या हटाना नेटवर्क पे बहुत आसान होता है। और जब 24 मैक्सिमम 24 पोर्ट बताया गया है, 24 पोर्ट मतलब आप नेटवर्क में 24 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन 24 से ज़्यादा कंप्यूटर यदि आपको नेटवर्क पे चाहिए तो आपको एक एक्स्ट्रा हब की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप एक केबल के थ्रू दोनों हब को कनेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद आप 24 से ज़्यादा भी कंप्यूटर दूसरे हब के थ्रू एक नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। हब OSI मॉडल के फिज़िकल लेयर पर काम करता है। अब हब के प्रकार हैं। पहला पेसिव हब। इस हब के लिए विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी अलग से रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि ये किसी सिग्नल को फिर से उत्पन्न नहीं करता। पैसिव हब में केबल की लंबाई अधिक प्रयोग की जाती है, इसलिए पैसिव हब का उपयोग लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता था नेटवर्क पे, क्योंकि इसमें लंबे केबल यूज़ होते थे। ठीक है। पैसिव हबों को कभी कभी कंस्ट्रेंटर भी कहा जाता है। सेकेंड है एक्टिव हब। एक्टिव हब आवश्यकता होने पर सिग्नलों को फिर से उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनके लिए विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ये एक्टिव हब हैं जो ज़रूरत पड़ने पर सिग्नल को फिर से उत्पन्न करते हैं खुद एक्टिव होकर, इसलिए इसका नाम एक्टिव पड़ा है। तो जब ये ज़रूरत पड़ने पर सिग्नल को फिर से उत्पन्न करते हैं तो इसके लिए विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की भी आवश्यकता होती है। तो एक पावर अडाप्टर के थ्रू इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दिया जाता है।
एक्टिव हब रिपीटर का भी कार्य करते हैं, सिग्नल को फिर से उत्पन्न कर रहा है या फिर सिग्नल की स्ट्रेंथ को वापस रिपीट कर रहा है, जैसा कि हमारा एक डिवाइस रिपीटर करता है, इसलिए यह रिपीटर का भी काम करता है। अब देखते हैं तीसरा, इंटेलिजेंट हब। इस हब का प्रयोग नेटवर्क मैनेजमेंट में किया जाता है। जब यह कॉलिजन डिटेक्शन में भाग लेता है तब यह हब एक से अधिक टोपोलॉजी की सुविधा प्रदान करता है तथा आभासी लैन बनाने में भी भाग लेता है। तो ये था आपका इंटेलिजेंट हब जो कॉलिजन डिटेक्शन में भाग लेता है। ठीक है, एक से अधिक टोपोलॉजी यहाँ पे आप यहाँ पे एक से अधिक टोपोलॉजी यूज़ होते हैं और यहाँ पे एक आभासी लैन भी भाग लेगा।